नमस्कार दोस्तों। आज हम मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार पर अमेरिकी संविधान का भी प्रभाव माना जाता है। संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर विचार के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें दी। इसके बाद मूल अधिकारों की जांच परख के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। उस समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलान। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार व्यापक प्रावधान वाले हैं, परंतु अमेरिकी संविधान से उसकी तुलना करें तो अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को हम निरपेक्ष अधिकार भी कह सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सापेक्ष अधिकार भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानव अधिकार क्या होते हैं? आप जानते हो, मानव होने के नाते व्यक्ति को गरिमापूर्वक जीवन जीने के लिए जो अधिकार मिलते हैं उनको हम मानव अधिकार बोलते हैं। मानव अधिकार किन्हीं सीमाओं में नहीं बंधे हुए। व्यक्ति किसी विश्व के किसी भी कोने में जन्म ले, उसको वो अधिकार मिलते हैं। अब हम मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर को समझते हैं। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों ही कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं, न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पहला जो मुख्य अंतर है वो ये है कि कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यवाही होती है, जबकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित रिटों के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। दूसरा जो मुख्य अंतर है मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में, कानूनी अधिकारों को विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों से परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संविधान संशोधन का सहारा लिया जाता है। सभी कानूनी अधिकारों को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है या उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि मूल अधिकारों में केशवानंद भारती वाद के पश्चात संसद या विधानसभाएं परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकती, जो आधारभूत ढांचे का भाग है। मूल अधिकारों में जो अधिकार आधारभूत ढांचे का भाग हैं, उनमें संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकती। और मौलिक अधिकारों को आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब हम मूल अधिकार की विशेषताएं देखेंगे। पहली जो विशेषता है, कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार नागरिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं। यानी कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार किसी भी देश का नागरिक हो, व्यक्ति हो, उसको उपलब्ध हैं। दूसरी विशेषता मूल अधिकार की, मूल अधिकार असीमित नहीं हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, मनमाने आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अब जो प्रतिबंध सरकार ने लगाया है वो युक्तियुक्त है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। तीसरी विशेषता, ज़्यादातर
अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं। इसलिए मूल अधिकारों को हम निषेधात्मक भी कह सकते हैं। राज्य के मनमाने कार्यवाही जो विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, या जो मनमाने कानून बनाए जाते हैं, उनसे व्यक्ति का संरक्षण मूल अधिकार करते हैं। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक श्रेणी के हैं, कुछ मूल अधिकार सकारात्मक होते हैं। जैसे जो नकारात्मक मूल अधिकार हैं वो राज्य के प्राधिकार में कटौती करते हैं, जबकि सकारात्मक मूल अधिकार व्यक्ति के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। मूल अधिकार के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है या उच्च न्यायालय जा सकता है। यानी मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इनमें संसद कमी या कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक के द्वारा। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भी संसद केवल जो भाग मूल ढांचे से संबंधित नहीं हैं उनमें ही कटौती कर सकती है। मूल ढांचे वाले भाग में संविधान संशोधन के द्वारा भी संसद के द्वारा कटौती नहीं की जा सकती। मूल ढांचे को न्यायालय ने समय समय पर तय किया है कि ये संविधान के भाग मूल ढांचे से संबंधित हैं। अगली विशेषता मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों को आपातकाल में स्थगित नहीं किया जा सकता, आपातकाल के अतिरिक्त स्थगित नहीं किया जा सकता। जैसे अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहे जाने के निम्न कारण हैं। पहला कारण है मनुष्य के जीवन को अपने सर्वोत्तम रूप में पल्वित होने के लिए ये अधिकार आवश्यक होते हैं। नंबर 2, मूल अधिकार राष्ट्र के मूलभूत कानून यानी संविधान में वर्णित हैं और कार्यपालिका इनको क्षीण नहीं कर सकती। नंबर 3 बात, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 12 की ओर। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और मौलिक अधिकारों के जो अध्याय है, अध्याय 3 या भाग 3, उसकी शुरुआत भी राज्य से ही होती है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार होते हैं। और अनुच्छेद 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है, जिसमें क्या क्या शामिल है। पहला, संघीय एवं राज्य सरकारों के विधायी तथा कार्यकारी अंग। दूसरा, स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, न्यास इत्यादि। तीसरा, संवैधानिक एवं संवैधानेतर निकाय जैसे वित्त आयोग, नीति आयोग आदि सभी को राज्य की श्रेणी में रखा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर यह घोषित किया है कि राज्य की तरफ से पूर्णतः या अंशतः आदेश की शक्ति रखने वाले सभी निकाय राज्य के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 13(1) में यह प्रावधान है कि यदि मूल अधिकारों एवं संविधान के निर्माण से पहले की विधियों में टकराव होता है तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेता है। यानी मूल अधिकार और संविधान के निर्माण से पहले जो विधियां बनी हुई थी उनमें अगर किसी प्रकार का टकराव होता है तो संविधान निर्माण के पूर्व जो विधियां थी वो मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं, यानी वो विधियां शून्य हो जाती हैं, अवैध हो जाती हैं। इस संदर्भ में न्यायपालिका ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अतः संविधान पूर्व निर्मित विधि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 13(2) में ये कहा गया है कि राज्य द्वारा ऐसी कोई विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो या उनके प्रतिकूल हो। अगर ऐसी विधियां बनेंगी तो न्यायपालिका उनको समाप्त कर देगी या असंवैधानिक घोषित कर देगी। सरकार के द्वारा निर्मित विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा तो न्यायपालिका केवल उसी विशेष भाग को अवैध घोषित करेगा, समुचित विधि को नहीं। न्यायपालिका के द्वारा किसी भी कानून को वैध और अवैध भागों में जो बंटवारा किया जाता है उससे पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13(3) में विधि में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं उनमें मुख्य हैं। पहला, स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। दूसरा, अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। तीसरा, प्रत्यायोजित विधान जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। और चौथा, विधि के गैर विधायी स्रोत जैसी विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ि या प्रथा, सभी को संविधान में विधि माना गया है। अनुच्छेद 13(4) में 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया था और इसमें ये कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी, क्योंकि संविधान संशोधन विधि एवं सामान्य विधियां अलग अलग होती हैं। पहले न्यायालय ने विधि और संविधान संशोधन विधि में अंतर स्थापित किया था और कहा कि संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु विधि के द्वारा नहीं। केशवानंद भारतीवाद के उपरांत वे मौलिक अधिकार जो आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं उनमें न तो विधि द्वारा और न ही संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।